हेलो एवरीवन। मेरा नाम समीता मीना है और क्रॉनिकल आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत। अभी तक हमने डिस्कस किए की फीचर्स ऑफ द कोर्स, जो न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगिनर्स फाउंडेशन कोर्स 2026 हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसके की फीचर्स हमने देखे। और हमने ये डिस्कस किया कि ये जो कोर्स है वो मुख्यतः बिगिनर्स के लिए, मतलब जो तैयारी की शुरुआत करने वाले अभ्यर्थी है उनके लिए लाया गया है। आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगिनर्स फाउंडेशन कोर्स जो हम लाए हैं वो अलग अलग परीक्षाओं के जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए कैसे आवश्यक है। किस तरह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, कोई भी दूसरा एसएससी एनटीपीसी वनडे एग्जाम हो गया, उनके बिगिनर्स मतलब तैयारी की शुरुआत करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये कोर्स जरूरी है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिगिनर बनने से पहले कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो चाहे किसी भी लेवल पे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, पीएचडी लेवल पे हो, लेकिन उसने किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी की अभी शुरुआत की है, क्योंकि कोई भी एग्जाम सारे अभ्यर्थियों को, सारे एस्पिरेंट को सेम लेवल पे जज करेगा, सेम लेवल पे उनकी एग्जामिनेशन लेगा, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो पीएचडी लेवल पे हो। तो इसीलिए कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जिसने किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी शुरू की है उसे हम बिगिनर की श्रेणी में काउंट करेंगे। और एक बिगिनर, जो एक व्यक्ति जो तैयारी की शुरुआत कर रहा है अपने एग्जाम की, उसके सामने कौन कौन सी समस्या इनिशियल में आती है, मतलब जैसे ही वो तैयारी की शुरुआत करने के बारे में सोचता है तो सबसे मुख्य समस्या उसके सामने कौन सी आती है वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो बिगिनर के सामने आने वाली समस्याओं में सबसे पहली चीज है विस्तृत पाठ्यक्रम। बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम, अलग अलग एग्जाम्स के लिए अगर देखें तो उनका बहुत ही लार्ज सिलेबस होता है। तो जब हम तैयारी की शुरुआत कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए एक मुश्किल टास्क होता है कि उस पूरे पाठ्यक्रम, उस पूरे सिलेबस को समझना कि कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है और किस टॉपिक में कौन सा डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर हमने एग्जाम का सिलेबस देख भी लिया तो अगली प्रॉब्लम ये आती है कि हम उस टॉपिक्स को जो एग्जाम के सिलेबस में पूछे जा रहे हैं उनको कैसे पढ़ें। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये चीज देखने के बाद भी अगली चुनौती आती है कि उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ा जाए। मतलब मान लीजिए कि अगर एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता आ रहा है, वैदिक काल आ रहा है, मौर्य काल आ रहा है, गुप्त काल आ रहा है। तो उन टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाए कि हमें पता चले कि एग्जाम में वो कैसे पूछा जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो एक बड़ी चुनौती होती है। और दूसरी चुनौती ये है कि सही मार्गदर्शन का अभाव। ये सारी चीजें या किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए राइट गाइडेंस कैसे मिले, सही गाइडेंस कैसे मिले, तो ये कुछ बिगिनर की या तैयारी की शुरुआत करने वाले अभ्यर्थी की प्रॉब्लम होती है। ऐसा स्टार्टिंग लेवल की प्रॉब्लम आती है। एक बार अगर अभ्यर्थी ने सिलेबस देखकर, वो रेफरेंस बुक उठाकर तैयारी शुरू भी कर दी है, मान लीजिए कि एक एस्पिरेंट को किसी ने सजेस्ट किया कि तुम किसी अपने एग्जाम के लिए, आप यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए ये किताबें पढ़ो, तो वो किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे उसकी तैयारी सही दिशा में जाने लगी है। तैयारी शुरू करने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अब हम वन बाय वन तैयारी शुरू करने के बाद एक बिगिनर के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा कोर्स, जो न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगिनर्स फाउंडेशन कोर्स हम लेकर आए हैं, कैसे इन समस्याओं को सुलझाने में, कैसे इन समस्याओं को समाप्त करके आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल है। सबसे पहली समस्या है कड़ी प्रतिस्पर्धा। आप सभी को पता है कि धीरे धीरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, चाहे किसी भी लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप ले लो, उनमें प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है।
और अगर हम डायमेंशन की बात करें कि वो प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की होती है, या दो एस्पिरेंट हो गए जो एक ही एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, कैसे उनमें असमानता होती है जिसके कारण प्रतिस्पर्धा और भी गहरी हो जाती है। तो हो सकता है कि एग्जाम देने गया एक एस्पिरेंट का जो शैक्षिक बैकग्राउंड है, शैक्षिक जो उसका फाउंडेशन है, हो सकता है वो कमजोर हो, और दूसरा जो उसके पैरेलल बैठ कर एग्जाम दे रहा है, सेम एग्जाम दे रहा है, उसका शैक्षिक बैकग्राउंड अलग हो सकता है एक जो व्यक्ति है वो किसी गांव या तहसील स्तर की या जिला स्तर की कॉलेज में पढ़ा हुआ हो, तो हो सकता है दूसरे उसके बैठा हुआ दूसरा अभ्यर्थी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से, बीएचयू से, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से बड़े लेवल पे पढ़ा हुआ हो, लेकिन एग्जाम के टाइम में दोनों को समान स्तर पे बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। या हो सकता है कोई एक अभ्यर्थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता हो, जो बहुत सारी कोचिंग और स्टडी मटेरियल अफोर्ड कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक वीक या कमजोर फैमिली बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आने वाला स्टूडेंट को, जो उतनी महंगी कोचिंग या गाइडेंस को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। या माध्यम का अंतर हो सकता है कि क्योंकि कुछ विद्यार्थी, खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो अभ्यर्थी होते हैं, वो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए होते हैं, हिंदी माध्यम के जो सोर्सेज होते हैं उसमें काफी कमी होती है। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को प्रॉपर सोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पढ़ने की, एज कंपेयर टू इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी। तो ये एक प्रतिस्पर्धा का बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद जब एक अभ्यर्थी ये देखता है कि उसके साथ कंपटीशन करने वाला जो अभ्यर्थी है, या उसके साथ कंपटीशन करने वाला जो व्यक्ति है, वो कई सारे पैरामीटर्स पे उससे आगे है, तो ऑटोमेटिकली खुद से ही उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल दबाव बन जाता है कि मैं इसे compete कैसे करूंगा, या मैं इसके कंपटीशन में एग्जाम क्वालिफाई कैसे करूंगा। तो वो भी एक तरीके की प्रतिस्पर्धा का एक भाव होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, या हमारी जो वीकनेस है, हमारी जो कमजोरियां हैं, वो हम पे ही एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर क्रिएट कर देती है। तो ये सारी कुछ चुनौतियां हैं जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन से संबंधित है। अगर हम इसके समाधान की बात करें, अगर हम इनके समाधान की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई अभ्यर्थी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो और दूसरा अभ्यर्थी किसी छोटे कॉलेज से पढ़ा हो, या कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, अच्छी गाइडेंस, अच्छी कोचिंग लेकर तैयारी किया हो अभ्यर्थी है, और दूसरी तरफ कम गाइडेंस वाला, कम फाइनेंशियल सपोर्ट वाला जो अभ्यर्थी है, वो कम्पीट नहीं कर सकते। अगर सही मार्गदर्शन मिले और सही स्रोत को फॉलो किया जाए, सही सोर्सेस को फॉलो किया जाए, तो कोई भी अभ्यर्थी कंपीट कर सकता है, कोई भी अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। और यहाँ पर हमारे कोर्स का उद्देश्य यही है कि हम क्या करवा रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं कि सभी अभ्यर्थी, चाहे वो किसी गाइडेंस को या कोर्स को अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, चाहे उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, चाहे उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, हम सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बेसिक फाउंडेशन यहाँ पे डेवलप करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। उनको सरल स्रोत समझाएंगे, सरल सोर्सेज के माध्यम से उनको पढ़ना सिखाएंगे, और उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, ताकि वो बराबरी स्तर पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। तो इस तरीके से सभी गाइडेंस को फॉलो करते हुए अगर स्मार्ट रणनीति को हम अपनाते हैं, तो कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का अभ्यर्थी किसी भी कंपटीशन में जरूर सफल हो सकता है। आगे बात करें, अगर दूसरे चैलेंज की या किसी दूसरी चुनौती की अगर हम बात करें, तो हमने देखा होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में जाकर अगर हम देखें, तो बहुत सारे ढेरों सोर्सेज अवेलेबल है, एक ही टॉपिक पे ढेरों किताबें अवेलेबल है, एक ही टॉपिक पे बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल है,
पीडीएफ अवेलेबल है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कभी अभ्यर्थी इन नोट्स को उठाता है, फिर उसे लगता है कि नहीं, अभी किसी व्यक्ति ने उसे सजेस्ट कर दिया कि नहीं, दूसरा ये वाला मुझसे ज्यादा अच्छा है, तो उसे पढ़ने लगता। एक लेक्चर को देखता है, फिर किसी दूसरे लेक्चर को देखना शुरू कर देता है। एक बुक लिया, उसको खत्म नहीं किया, इससे पहले किसी दूसरी बुक पर स्विच कर जाता है। तो इससे होता क्या है कि उसकी तैयारी को एक स्पष्टता नहीं मिल पाती है, वो स्पष्ट रूप से एक सही दिशा में नहीं कर पाता है, और होता क्या है कि वो इन्हीं सोर्सेस पे भटकते रह जाता है। एक किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाता, ना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ना उसकी फाउंडेशन मजबूत होती है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। तो अब ये कौन बताए कि सही सोर्स क्या है, ये कौन बताए कि कैसे तैयारी करनी है, ये कौन बताए कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, कैसे हमें सिर्फ कुछ लिमिटेड सोर्स को पढ़ना है, कैसे सारी चीजों को हर जगह से लेके एक जगह इंकॉर्पोरेट करना है, इंटीग्रेट करना है। तो उसी का सोल्यूशन है कि हमें सबसे पहले तो अपनी फाउंडेशन मजबूत करने पर ध्यान देना है, और वो फाउंडेशन मजबूत किससे होगी? एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक किताबें होती है जो स्कूल लेवल पे पढ़ी जाती है, तो वहां पे जो लैंग्वेज भी होती है उसकी वो बहुत ही बेसिक होती है, जो कि स्कूल के लेवल के बच्चों को समझने के लिए होती है। तो अगर हम उनको प्रॉपरली कवर करते हैं तो हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यही चीज को ध्यान में हमने रखा है, और इसीलिए हमारा पूरा कोर्स फोकस्ड है न्यू एनसीईआरटी पे, कि हम न्यू एनसीईआरटी को बिल्कुल बेसिक से 6th लेवल से लेकर 12th लेवल तक स्टूडेंट को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू को एनसीईआरटी से कनेक्ट करेंगे, और उसकी जो एग्जाम में एप्लीकेशन है उसको बताएंगे। तो अब इससे होगा क्या कि रणनीति हमारी ये रहेगी कि लेयर्ड जो अप्रोच है, हम एक स्तरित अध्ययन की रणनीति अपनाएंगे, कि जिसमें होगा क्या, पहली सबसे चीज, पहला जो लेयर हमारा होगा, पहला जो स्तर हमारा होगा, उसमें हम सबसे पहले एनसीईआरटी के माध्यम से अपना बेस डेवलप करेंगे। उसके बाद जब जो हमारी आगे की चीजें होती है उनको हम जो मेजर रेफरेंस बुक्स होती है, संदर्भ किताबें होती है, उनके माध्यम से पूरा करके और आगे चल के पीवाईक्यूज एमसीक्यूज उनको सॉल्व करते हुए तैयारी करेंगे। तो ये हमारी सही अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन उसमें सबसे शुरुआती दौर में हमें क्या करना है, हमारी फाउंडेशन को मजबूत करना है, जो कि किससे होगी? एनसीईआरटी से होगी। और यही उद्देश्य है हमारे कोर्स का कि आपकी एनसीईआरटी बेस्ड जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करना है। फिर एक और समस्या हम समझते हैं, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न। चाहे किसी भी एग्जाम के हो, किसी भी लेवल के एग्जाम के हो, हर एग्जाम की तैयारी के समय पीवाईक्यूज का बहुत महत्व होता है। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन अक्सर जो अभ्यर्थी होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो यही गलती करते हैं कि वो पीवाईक्यूज को एक तरीके के मॉडर्न टेस्ट पेपर की तरीके से ट्रीट करते हैं, कि ठीक है, जब हमने पूरा बुक पढ़ लिया, पूरी टॉपिक पढ़ लिया, तो एक बार टेस्ट पेपर की तरह हमने उसको सॉल्व कर लिया, बस। ये अप्रोच अपनाते बहुत ही गलत अप्रोच है। पीवाईक्यूज बेसिकली फिल्टर होता है, पीवाईक्यूज हमें देता है एग्जाम की समझ, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो अलग अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग स्तर के एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, वनडे एग्जाम्स हो गए, उनमें क्वेश्चन पूछे जाने का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार हम एग्जाम्पल से थोड़ा एक चीज समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे कि पीवाईक्यूज कैसे हमारी तैयारी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें ना, तो यूपीएससी में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट की जाती है उसमें, डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछा जाता। ये नहीं पूछेगा कि कोई पर्टिकुलर चीज, कोई विशेष चीज किस काल में हुई, किस वर्ष में हुई, किस दिन हुई, किस जगह पे हुई, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता। यूपीएससी पूछता है संकल्पना आधारित, कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न, जिसमें हमको विश्लेषण करना पड़ता है। वही अगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो स्टेट पीसीएस में स्टैटिस्टिक्स पे फोकस किया जाता है और स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उसमें भी पार्ट होता है, उसमें भी विश्लेषणात्मक पार्ट होता है, लेकिन यूपीएससी के लेवल पे कम होता है। और उसके बाद अगर और आगे बढ़े एसएससी लेवल पे, तो एसएससी लेवल पे वनडे एग्जाम्स के लेवल पे क्या होता है, डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल डायरेक्ट अप्रोच, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, डायरेक्ट अप्रोच होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अन्य शक्तियां हैं? आपातकाल की पुष्टि करना, आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। अब यहाँ पे नीचे हमें कुछ टूल दिए गए हैं कि कौन कौन से विकल्प इसमें से सब विकल्प समूह सही है। यहाँ पे आपको विश्लेषण करना पड़ेगा चीजों का। वही अगर स्टेट के क्वेश्चन की अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, एनालिटिकल पार्ट यहाँ कम हुआ, लेकिन स्टिल क्वेश्चन का जो लेवल है वो वनडे एग्जाम के कंपैरिजन में ज्यादा है। और वही अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, जो मेजरली एसएससी लेवल के जो वनडे एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है, तो इसमें हमने डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड अप्रोच है, एनालिटिकल पार्ट नहीं होता, सीधा फैक्ट पूछा जाता है कि कोई चीज पूछ ली, तथ्यात्मक रूप से उसका उत्तर बता देना है। तो यहाँ पे हमने समझा कि अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनका पैटर्न अलग अलग होता है, तो आप सभी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। और वो पैटर्न समझ में कैसे आएगा, बुक्स पढ़ने से वो पैटर्न समझ में नहीं आएगा, वो पैटर्न समझ में आएगा जब पीवाईक्यूज को एनालिसिस करेंगे, जब हम पीवाईक्यूज का विश्लेषण करेंगे। जो भी एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसको हम पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न के माध्यम से देखेंगे कि किस टॉपिक पे किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। और जब इस चीज का अभाव होता है, अगर हमने पीवाईक्यूज का विश्लेषण नहीं किया, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, हमें पता नहीं चलेगा कि किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, और लगातार एक ही पैटर्न पे रटने वाले पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे और बार बार एक गलती को दोहराते रहेंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू की समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू एक तरीके के फिल्टर की तरह काम करते हैं। हमें पिछले 5 से 10 वर्षों की पीवाईक्यूज को विश्लेषण करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और फिल्टर की तरह यूज करना चाहिए कि अगर हम अपना जो एग्जाम तैयार कर रहे हैं उसके लिए हम क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। फिर जब एनसीईआरटी अगर हम तैयार कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ते टाइम भी हमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सोल्व करने चाहिए। टॉपिक अगर एक टॉपिक मान लीजिए हमने वैदिक काल का टॉपिक उठाया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पर्टिकुलर एग्जाम में, जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें वैदिक काल से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक काल के भी किस भाग से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अप्रोच होगी, तभी हम एग्जाम की डिमांड को समझ पाएंगे और तभी हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं हमारे पास। डिस्ट्रैक्शन हमने सबसे पहली बात प्लानिंग ही नहीं की है। अभी हम सुबह उठाया, हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया, फिर थोड़ी देर में हम बोर हो गए तो हमने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दिया, थोड़ी देर में बोर हो गए हमने इकोनॉमी पढ़ना शुरू कर दिया, या फिर एक बार में हमने गैप लिया, हमने डिसाइड किया कि हम आधे घंटे का गैप लेंगे, उसके बाद हमने वापस पढ़ाई की 2 घंटे तक। तो अगर हम शेड्यूल नहीं बनाएंगे ना, हमें एक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, अनियोजित ढंग से पढ़ेंगे, तो ना तो हमारा कोई टॉपिक पूरा होगा और ना ही हमारी प्रिपरेशन पूरी होगी। दूसरा, डिजिटल जो डिस्ट्रैक्शन होता है, आजकल हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, मोबाइल यूज सबके पास होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। तो सोशल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि हम कभी कभी होता है कि हमने अगर अपना फोन उठाया, फॉर एग्जाम्पल हमें एक टॉपिक नहीं आया समझ में, हम एक टॉपिक के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में हमको कुछ समझ नहीं आया, हमने सोचा कि चलो फोन में देख लिया जाए, और हम फोन खोल के देख रहे हैं, उधर ऊपर से इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें कोई रील दिखाया और हमने वहां पे रील देखना शुरू कर दिया, तो वो भी है डिस्ट्रैक्शन। टॉपिक से हम हट गए, बीच का जो कंटिन्यूटी थी वो टूट गई। तो ये भी बहुत ही बड़ी समस्या है कि जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है उसकी वजह से भी हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है।
और जब हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है तो ना तो हम उस चीज को रिवाइज करेंगे क्योंकि कोर्स पूरा ही नहीं कर पाएंगे हम, ना उस चीज में कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे, ना उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज ये सब तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारी तैयारी है, अगर टाइम मैनेजमेंट हमारा नहीं रहेगा तो बिल्कुल जीरो के बराबर हमारी तैयारी हो जाएगी। तो एग्जाम की पढ़ाई के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। तो हमें प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, हमें एक कुछ समय प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा, गैप नहीं लेके पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और वो सारी चीज हमारी फोकस रहेगी स्पोर्ट्स के तहत भी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे स्पोर्ट्स का उद्देश्य सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है। हम पढ़ाई भी करवाएंगे, हम एनसीईआरटी कवर भी करवाएंगे, आपका फाउंडेशन भी मजबूत करेंगे। और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स के दौरान बढ़ाते समय ही हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि हम तैयारी के साथ आने वाली दूसरी समस्याओं को कैसे सॉल्व करें। जो दूसरे चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे नोट्स बनाने की समस्या हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की समस्या हो, उनको कैसे सॉल्व करें, वो सारी चीजें भी हम हमारे इस कोर्स के दौरान ही फोकस करेंगे। तो और फिर उसके बाद हम सही टाइम टेबल का निर्माण करेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद और एक चैलेंज, वही वापस चीज आ जाती है कि स्पष्ट रणनीति नहीं होना, एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होना। ठीक है, ये सारी चीजें, सारा चीज घूम फिर के कहा आ जाती है सही स्ट्रैटेजी नहीं होना। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अगर हमारा पीवाईक्यूज हम नहीं समझ रहे हैं, हम पीवाईक्यूज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अगर हम हमारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अगर हम बहुत सारी स्टडी अलग अलग स्टडी मटेरियल के बीच में ही फंसे हुए हैं, तो बेसिकली ये किस तरफ इंडिकेट करता है, एक कमजोर स्ट्रैटेजी की तरफ, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कौन से सोर्स से पढ़ना है, एग्जाम के बारे में जानना कैसे है, टाइम मैनेज कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने, कुछ भी नहीं पता है। और ये किसको दिखाता है, कमजोर रणनीति को, अस्पष्ट रणनीति को। तो और हम क्या कर रहे हैं, हमने किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, किसी टॉपर का इंटरव्यू देखने के बाद टॉपर ने बता दिया कि मैंने ये किताब, ये टॉपिक इस बुक से पढ़ा, ये चीज इस बुक से पढ़ी, और हम क्या करते हैं बिना ये सोचे कि क्या उस टॉपर की स्ट्रैटेजी हमारे लिए सही है, बिना ये सोचे समझे हम उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक समझ होती है चीजों को लेकर। हो सकता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जो स्ट्रैटेजी है, जो अप्रोच सही हो, दूसरे व्यक्ति के लिए वो स्ट्रैटेजी और अप्रोच काम की नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति मान लो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम, अगर करंट अफेयर की बात करें तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति को न्यूज़पेपर पढ़ने की स्किल्स इतनी अच्छी हो कि न्यूज़पेपर पढ़ के करंट अफेयर को ज्यादा बेटर वे में तैयार कर सकता है। दूसरी तरफ हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो न्यूज़पेपर बेस्ड जो गाइडेंस होती है, न्यूज़पेपर बेस्ड जो लेक्चर होते हैं, उनको देख के अपना करंट अफेयर ज्यादा अच्छा तैयार कर सकता है। तो दो लोगों की क्षमताओं को हम एक में नहीं तोल सकते हैं, तो उसी तरीके से किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी के बेस पे हम अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी को नकल करने से बेहतर है कि हम पहले अपनी कमजोरियों को समझें, अपनी ताकत को पहचानें और फिर खुद की एक सही स्ट्रैटेजी का निर्माण करें और आगे बढ़ें। हम यहाँ पर इस कोर्स के माध्यम से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में आगे बढ़े। आप पाठ्यक्रम को समझे, आप पीवाईक्यूज एनालिसिस को समझे, पीवाईक्यूज के माध्यम से पीवाईक्यूज के फिल्टर की तरह उपयोग करके ये जाने कि आपके एग्जाम के लिए, जो एग्जाम आपको देना है, उसकी तैयारी के लिए क्या जरूरी है, और चरणबद्ध तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। पहले एनसीईआरटी से अपना फाउंडेशन मजबूत करें, उसके बाद नेक्स्ट लेवल की रेफरेंस बुक पे आप जाएं और साथ में पीवाईक्यूज एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाए। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम यहाँ आपको फॉलो करने के लिए बताएंगे, आपको समझाएंगे और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल वही है चीज कि इस कोर्स के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार का कोई भटकाव ना हो। ऐसा ना हो कि आप 10 कोर्सेज के बीच में अटके रहे और ना तो आपको फाउंडेशन मिल हो और ना आपकी आगे की तैयारी हो। तो यहाँ पे एक तरीके का हम
वन स्टॉप जो सेंटर बोल सकते हैं कि वन स्टॉप पॉइंट है एक तरीके का कि यहाँ पे आके पूरी एनसीईआरटी का क्रक्स आपको मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आपको पूरा लेक्चर पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उसके साथ जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, जो मार्गदर्शन जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको फॉलो करना है, जो स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी हेल्प की जा रही है, जो स्ट्रैटेजी आपको बताई जा रही है उसको आपको फॉलो करना है। तो सारी चीज आपको प्रिपेयर करके यहाँ पे प्रदान की जा रही है। यही उद्देश्य है हमारे न्यू एनसीईआरटी बेस्ड जीएस बिजनेस फाउंडेशन कोर्स का।